Hello friends. Today video is going to be designed on the pre-independence education commissions and policies. So in today video we will see pre-independence policy and commissions. तो ये टॉपिक तो ये हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये हमारा स्टार्ट होता है। इसके बारे में अगर जाने तो एजुकेशन हमारा स्टार्ट होता है जो हमारा जॉन एडम सर ने जॉन एडम थे जिन्होंने एक बाइपोलर प्रोसेस निकाला था। बाइपोलर प्रोसेस में क्या था कि एक टीचर है और एक स्टूडेंट, इनके बीच में होने वाली एक्टिविटीज़ ही हमारा क्या है, एक एजुकेशन। ये किसने बताया था ये प्रोसेस? जॉन एडम ने। जॉन एडम। नेक्स्ट हमारा ट्राइपोलर प्रोसेस बताते हैं जॉन डेवी। जॉन डेवी क्या बताते हैं कि हमारा जो एजुकेशन है वो हमारा 3 लोगों के बीच में होने वाली एक्टिविटीज़ है। फर्स्ट इज टीचर, सेकंड इज स्टूडेंट एंड थर्ड इज करिकुलम। टीचर स्टूडेंट को वही सब पढ़ाता है जो करिकुलम में होता है। करिकुलम में वही डिज़ाइन किया जाता है जो एक टीचर को स्टूडेंट को पढ़ाना होता है। स्टूडेंट वही लर्न करता है जो टीचर करिकुलम के बारे में बताता है, वही सब स्टूडेंट क्या होता है, लर्न करना होता है, समझता है, एक्सपीरियंस लेता है। नाउ हमारा मॉडर्न ये हमारे थे कुछ ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट भी थे पहले जिसमें कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन होती थी। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट एजुकेशन क्या कहता है कि हमारा जो एजुकेशन है किसके ऊपर बेस्ड होना है, हमारा एजुकेशन किसके ऊपर बेस्ड हो, हमारा एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड हो। कैसा हो? चाइल्ड सेंटर्ड हो, जिसमें बच्चों को ही सेंटर रख के आगे की गतिविधियों को बरकरार रखना चाहिए। जैसे कि बच्चों को अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की जाए। अगर बच्चे के मार्क्स कम आ रहे हैं तो अपनी असेसमेंट टीचर अपनी गलतियों को देखेगा कि उसने कहाँ, मतलब वो कहाँ पे उसको अपने टेक्निक्स कहाँ वो चेंज कर सकता है, फिर कैसे पढ़ाए। अगर बच्चों को मान लो किसी उसके मस्तिष्क का अगर विकास कम है तो उसके अकॉर्डिंग उसके लेवल पे आके करिकुलम डिज़ाइन करना, क्या मतलब सिलेबस भी डिज़ाइन करना। करिकुलम चाहे कुछ भी दिया उसको सिलेबस खुद डिज़ाइन करती है टीचर एज पर द चाइल्ड लेवल। और जो टेस्ट भी इस तरह से स्पेशल एजुकेशन हो गई या इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, ये सब कुछ हमारा किसके किसके रेफरेंस में देखा गया है? ये सभी हम बच्चों के रेफरेंस में देखते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड। कोई भी अगर बोरिंग से बोरिंग अगर सब्जेक्ट अगर लगता है बच्चे को तो किसी ऐसा तो वैसे लगना ही नहीं चाहिए। बच्चों को अगर लगे, हमें बीइंग अ टीचर्स हमें बच्चों को एक्टिविटीज़ के मेथड से हमें पढ़ाना है, लर्निंग बाय डूइंग के मेथड से पढ़ाना है, कंस्ट्रक्टिविज्म से पढ़ाना है, बच्चा उसको लर्न करके सीखे। तो ये हमारा क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ओके, तो मॉडर्न एजुकेशन क्या है? हमारा चाइल्ड सेंटर्ड है। ओके, नेक्स्ट इज हमारा टर्निंग पॉइंट कब आता है? हमारे अपने इंडिया की बात करते हैं। हमारा टर्निंग पॉइंट एजुकेशन कब आता है? देखो, पहले तो गुरुकुल्स होते थे, सब कुछ इस तरह से, फॉर्मल स्कूल नहीं थे ना। लेकिन फॉर्मल स्कूल वगैरह जो एजुकेशन है कब स्टार्ट हुई इस तरह से? देखिए 1813 एक टर्निंग पॉइंट रहा है जिसमें एक चार्टर एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का पास होता है, जिसमें 1 लाख रुपए सेंक्शन किया जाता है, 1 लाख रुपए सेंक्शन किए जाते हैं एजुकेशन के लिए। और 2 कमिटीज़ बनाई गई होती है जो लैंग्वेज का सोचेंगे कि आखिर लैंग्वेज क्या हो, क्योंकि काफ़ी फाइटिंग्स हो रही थी। एक कमेटी कह रही 2 कमिटीज फाइट ओवर लैंग्वेज, तो 2 कमेटी थी जो कि लैंग्वेज के ऊपर फाइट कर रही थी। जिसमें कि एक जो कमेटी थी उसका कहना ये था कि हमारी जो भाषा हो संस्कृत पर्शियन यानी कि ओरिएंटेशनिस्ट लैंग्वेज शुड बी क्लासिकल लैंग्वेज होनी चाहिए, जिसमें हम अपनी एजुकेशन लेंगे तो वो क्लासिकल लैंग्वेज होगी हमारी। हम इंग्लिश में नहीं चाहते थे, ये संस्कृत या पर्शियन में, मतलब जो क्लासिकल लैंग्वेज थी उसको चाहते थे। क्वेश्चन इस तरह से आता है, जो ओरिएंटेशनिस्ट या फिर एंजलिस्टिक्स होते हैं उनकी क्या विचारधारा थी? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ओरिएंटेशनलिस्ट या फिर एंजलिस्टिक जो थे उनकी विचारधारा थी कि जो लैंग्वेज है वो संस्कृत या फिर पर्शियन होनी चाहिए। बट दूसरी कमेटी के लोग क्या कहते थे? उनका मानना था कि जो लैंग्वेज है वो हमारी इंग्लिश होनी चाहिए। दूसरी कमेटी कहती थी कि हमारी लैंग्वेज इंग्लिश में हो
इंग्लिश में ही हम आगे की एजुकेशन, जो एजुकेशन है वो इंग्लिश में आगे करेंगे। अब आगे आता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ये हमारा आया था 1835 में। तो 1813 याद रखेंगे। 1813 इज द टाइम व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर एक्ट वाज पास्ड। नेक्स्ट इज 1835 मॉकलेस एजुकेशन पॉलिसी। इसको मॉडर्न कॉन्सेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मॉडर्न कॉन्सेप्ट बोलते हैं। देखो मॉडर्न कॉन्सेप्ट एजुकेशन बेस्ड हमारी चाइल्ड सेंटर्ड पे है, लेकिन जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है इसका दूसरा नाम मॉकलेस एजुकेशन पॉलिसी है। क्या है? मॉकलेस MACAULAYS मॉकलेस एजुकेशन पॉलिसी है। अब इस पॉलिसी के अंडर क्या हुआ था? मोकले एजुकेशन पॉलिसी ओनली इंग्लिश भी लैंग्वेज। अब इन्होंने तो क्या बोला कि भाई इंग्लिश ही लैंग्वेज होगी। 1813 में तो वही ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये लाइट लैंग्वेज के लिए 1,00,000 रुपए दे दिए, एजुकेशन के लिए दे दिए, फाइटिंग कर रहे हैं। लेकिन 1835 में फाइन हो गया कि सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज होगी हमारी। क्या होगी? भाषा हमारी लर्निंग की इंग्लिश होगी। पर्शियन को एबॉलिश कर दिया गया। इंग्लिश बुक्स को बहुत ही चीप रेट पर बनाया गया। बुक्स को मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट के समान ही या फिर बहुत ही कम प्राइस पर बनाया गया, बेचा गया। इंग्लिश की बुक्स के जो प्राइसेस हैं वो बहुत क्या कर दिए गए? कम कर दिए गए। अब जर्नल, एक जर्नल थे जिसका नाम था विलियम बेंटेक। आपने नाम सुना होगा, विलियम बेंटेक। Who was a William Bentinck? You need to, if you know, then you can text in the comment section as well. तो ही उन्होंने क्या किया था? ही पास मोकलेस रिकमेंडेशन इन 7 मार्च 1835। सिर्फ देखो मोकले ने तो क्या बोला था कि ये चीज़ें होंगी, इंग्लिश होगी, पर्शियन को एबॉलिश कर दो, इंग्लिश की बुक्स को जो है कम उस पर बना दो, कम कॉस्ट पे बनाओ। और जो जर्नल था, जो जर्नल विलियम बेंटिक था, उसने क्या करा? उसने मोकलेस की रिकमेंडेशन 7 मार्च 1835 को उसने पास कर दिया। इसमें क्या था? इसमें मॉकलेस की रिकमेंडेशंस के अंदर डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी थी टू टीच रिच अपर क्रीमी लेयर। इनका मतलब था कि जो बेंटिक ने क्या करा, इसने बोला कि जो रिच क्लासेस हैं, रिच क्लास है, उनको हम शिक्षित करेंगे, अपर क्रीमी लेयर को करेंगे, पुअर लोगों को हम नहीं पढ़ाएंगे, जो पुअर हैं उनको हम नहीं पढ़ाएंगे, लोअर क्लासेस को नहीं पढ़ाएंगे। द इंटरसेप्ट अपर क्लास विल प्रोवाइड देम एजुकेशन। उन्होंने क्या माना? एक वो तो कहने की बात थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने क्या बोला बेंटिक ने रिकमेंडेशंस में कि जो अमीर लोग होंगे वहीं आगे जो एजुकेशन है वो लोअर क्लासेस को पास कर देंगे। तो इस तरह से लोअर क्लासेस तक वो एजुकेशन नहीं पहुंची। तो अब एक क्वेश्चन ये आता है, एंजेलिसिस्ट ओरिएंटेशन एंड मोकले एजुकेशन पॉलिसी इज रिलेटेड टू। ये एंजेलिस्टिक ओरिएंटेशन बोलो या मोकले की बोलो, ये दोनों अलग अलग जो पॉलिसी हैं ये हमारी किससे रिलेटेड है? एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन आंसर है थोड़े से, एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट इज मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय। मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी को सबसे पहले किसने दिया था? सो यस, इसको देने वाली थी मोकले, मैकॉलेज, मैकले बोले या मोकॉले, वट एवर द प्रोनाउंसिएशन इज। नेक्स्ट इज मैग्ना कार्टा इज गिवन बाय। नेक्स्ट आगे हम मैग्ना कार्टा के बारे में पढ़ेंगे और इसका आंसर आपको बताना होगा। अच्छा एक चीज़ और है, बेंटिक के बारे में मैंने पूछा, तो बेंटिक कौन थे? तो बेंटिक वो थे जिसने सती प्रथा 1829 पर राजा राम मोहन रॉय के जो काफ़ी सारे उन्होंने कैंपेन्स चलाए थे, उसके बाद भी कहीं जाके उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और सती प्रथा को जो 1829 पे इन्होंने रोक लगा दी थी बेंटिक ने।
अब हम आगे देखेंगे वुड्स डिस्पैच। मुझे कुछ चीज़ चेक करनी है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो मैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में बता रही थी। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या करा था, चार्टर एक्ट 1833 पास किया था, और यही हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के। देखो ये वाला जो 1835 बताया है, कहीं कहीं आपको ये 1833 भी हो सकता है मिले, 1833 1835 दोनों ही हो सकता है, क्योंकि कुछ बुक्स में 1833 है और कहीं पर 1835। लेकिन ये विलियम बेंटिक ने ही रिकमेंडेशन जो मॉकलेस की थी उसको विलियम बेंटिक ने ही पास की थी, और ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के। कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इनसे पहले जो डेजिग्नेशन थी वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल दी जाती थी, लेकिन अब इंडिया की मिल गई थी इनको। क्योंकि तब तक इतना राज नहीं था ना, चलता नहीं था, लेकिन अब भाई ये तो पूरे इंडिया के ही बन गए थे। उससे पहले सिर्फ बंगाल तक ही, मतलब सालों पहले तो बंगाल तक ही था, बट अभी फर्स्ट जैसे थे बेंटिक, जिसका पूरे इंडिया में ही नाम हुआ था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, तो हमारा कहाँ तक हो गया है, हमने अब मैग्ना कार्टा करना है। वुड्स डिस्पेंस 1854। देखिए जो मैग्ना कार्टा है वो एक सेकेंड, उसके बाद हमारी जो पॉलिसी आती है, हमारी आती है वुड्स डिस्पैच। कौन सी आती है? वुड्स डिस्पैच हमारी थर्ड, मैं पॉलिसी बता रही हूँ। वुड्स डिस्पैच 1854। 1813 में सबसे पहले हमारा क्या हुआ, चार्टर एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट जो है पास हुआ था। ठीक है, फर्स्ट मैंने वो बताया था। सेकंड मैंने बताया मॉडर्न कॉन्सेप्ट, विलियम बेंटिक, या फिर आप उसको बोले मोकलेस एजुकेशन पॉलिसी बोलो, या फिर डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी बोलो। 1835 मैंने डिस्कस किया, और उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं 1854 में जो वुड्स डिस्पैच जो एक हमारी एजुकेशन पॉलिसी आएगी आगे, वो देखते हैं। इसको हम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान भी बोलते हैं वुड्स डिस्पैच को, और इसी वुड्स डिस्पैच को हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश भी बोलते हैं। मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, क्या बोलते हैं इसको? इसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। अब इसमें क्या था, प्रमोट अपर क्लासेस शुड बी टॉट इन इंग्लिश, कि जो अपर क्लासेस हैं उनको हमें इंग्लिश में हमें पढ़ाना है। पहले सिर्फ पहले ये था ना कि भाई जो भी हमारी एजुकेशन होगी उसको इंग्लिश में पढ़ाएंगे, बट अब इन्होंने स्पेसिफिक ये करती है जो अपर क्लासेस हैं उसको हम इंग्लिश में पढ़ाएंगे, प्राइमरी क्लासेस को हम नेटिव लैंग्वेज में यानी कि उनकी मातृभाषा में पढ़ाएंगे। उसने गवर्नमेंट से पूछा to provide all the Indians education and not to select ones that the best one, what he did। तो मैग्ना कार्टा में क्या था कि अपर क्लासेस यानी कि जो मान लो बड़ी क्लासेस हो गई, 6 to 12 बोलो, इसमें लिखा नहीं 6 to 12, हम जस्ट टेकिंग इट इन एग्जाम्पल कि अपर क्लासेस बोलिए। जो बड़ी क्लासेस हैं उसको मान लो इंग्लिश में पढ़ाना है, और जो प्राइमरी क्लासेस हैं उसको हमें किस में पढ़ाना है, उसको हमें नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाएंगे यानी कि मातृभाषा में। और थर्ड इन्होंने क्या करा, मैग्ना कार्टा का सबसे अच्छी बात क्या थी कि सिर्फ अपर क्लासेस को नहीं, हमें पुअर को भी और रिच को भी, दोनों को हम इंग्लिश में ही हम एजुकेशन देंगे। ग्रेडिंग हिरार्किक सिस्टम रखा गया, लाइक सबसे नीचे हम पहले प्राइमरी, फिर मिडल, फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटीज़। ये हमारा एक हिरार्की थी, सिस्टम था हमारे एजुकेशन का। इसको हम ऑल्सो नोन एज, उसको हम बोलते हैं कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन एजुकेशन। इंडियन एजुकेशन का एक नींव बोली जाती है इसको,
किसको, मैग्ना कार्टा को, क्योंकि देखो इसमें प्राइमरी क्लासेस की इन्होंने एक बेसिक जो नेटिव लैंग्वेज में एजुकेशन वो शुरू कर दी, इसमें पुअर क्लासेस को भी मिलनी शुरू हो गई. He was the one who firstly established university at Calcutta, Bombay and Madras. और यूनिवर्सिटीज़ भी उसी इसी मैग्ना कार्टा के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी. मतलब इसमें था कि यूनिवर्सिटीज़ भी इस्टेब्लिश होंगे, इस यूनिवर्सिटीज़ तक पढ़ाई की जाएगी. तो उसमें कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, देखो 1857 में जाके हमारी जो एजुकेशन की नींव एक तरह से डली है. मतलब आप खुद सोच के देख सकते हो, अभी 2022 चल रहा है, कितने साल हुए हैं अभी एजुकेशन को आए हुए. अभी 19 से 20 ये हज़ार साल यही हो गए हैं. 19 से 20 तो 1000 साल हो ही गए हैं. नहीं, 100 साल, सॉरी, 100 साल. 19 से 20 100 साल, और कुछ ही 50, यानी कि 150 साल, कुछ 150 या फिर 170 कुछ साल लगेंगे, जिसमें हमने अब तक हमारे देश को एजुकेशन मिली है. और 170 में कितनी पीढ़ियाँ चली जाती है? हार्डली 170 में 4 पीढ़ियाँ आ जाती ना. 4 पीढ़ियाँ अब तक आई होती हैं. हार्डली 4 पीढ़ियों का आगे बढ़ चुकी होती है. कहीं ना कहीं हम यानी कि फोर्थ होंगे. तो अगर हम अपने पूर्वजों के बारे में देखें, हमारे फादर के फादर के फादर, उससे पहले का पता करना काफ़ी मुश्किल भी है. और कौन कहाँ था, कैसे था, सोचो एजुकेशन नहीं है. तो क्या आपको अपने ग्रेट 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 ग्रैंड फादर के बारे में पता है, जो 5th या 6th जनरेशन से बिलोंग करते हैं? हालांकि थोड़ा मैं अलग पूछ रही क्वेश्चन से, बट कहीं ना कहीं एजुकेशन इज समथिंग लिंक टू द जनरेशंस अवेयरनेस इज वेल आई फील्स. वैसे उसके बारे में भी पता होना चाहिए, जहाँ पर अगर इतने साल ही हुए हैं एजुकेशन को, सिर्फ 150 साल हमारे इंडिया में आए हुए हैं. अगर इस तरह के एजुकेशन की बात की जाए, इस सिर्फ इंग्लिश के उसमें बात की जाए रेफरेंस में, अदरवाइज एजुकेशन तो हमारी बहुत पुरानी है. सालों से वेद्स थे और गुरुकुल में पढ़ाई हो ही रही थी जी. लेकिन ये अलग तरह के इन्होंने जो सिस्टम्स रहे, प्राइमरी, मिडिल, हाई, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, इसकी बात कर रही हूँ मैं. इसमें 150 साल जो न्यू एजुकेशन की तरफ जो हमारा इंडिया ने आगे टर्निंग पॉइंट टर्न लिया है. सोचने वाली बात तो ये भी है, क्या उस टाइम तो देखो इतनी हिस्ट्री क्या भी पढ़ाई गई होगी, क्योंकि उस टाइम उन लोगों के हाथ में थी एजुकेशन. तो ये कब तो भाई NCERTs ने स्टार्ट किया एजुकेशन में, अपनी हिस्ट्रीज कब स्टार्ट करी हिस्ट्री में, क्योंकि हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे. इस तरह का अलग अलग चीज़ें देखी जाती हैं, बहुत सच्चाई सामने आती है. तो ये सब चीज़ें कब स्टार्ट हुई होगी? उस वक्त क्या ही तो सब्जेक्ट्स रहे होंगे, क्या उन्होंने अपने कल्चर को पढ़ाया होगा? अभी हम जो पढ़ते हैं, हम अपने कल्चर के बारे में पढ़ते हैं. अब तो अब बुक्स में रामायण भी आ गई है, मॉरल एजुकेशन भी अब हम पढ़ते हैं, बुक्स में पढ़ाया जाता है बच्चों को. तब कौन कौन सी बुक्स नहीं होंगी? कैन यू थिंक दैट? कोई हो आप किसे पूछ पाए कि हाँ का तब क्या सब्जेक्ट्स होते थे? पूछना मत भूलिएगा. ओके, नेक्स्ट इज हंटर कमीशन. तो हंटर कमीशन आया था, नेक्स्ट इज हंटर कमीशन. हंटर कमीशन आया था 1882 में. मैग्ना कार्टा इज इम्पॉर्टेंट, जो कि वुड्स डिस्पैच ने 1854 में आया था. 1854 वुड्स डिस्पैच को तो भूल कर भी नहीं भूलना है, बिकॉज दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज हंटर कमीशन. अब इसमें क्या हुआ था? इट वॉज प्रेजाइडेड बाय सर विलियम हंटर एंड वॉज अपॉइंटेड बाय लॉर्ड रिपन, द वाइसरॉय ऑफ इंडिया. जो रिपन था हमारे इंडिया का वाइसरॉय, उसने सर विलियम हंटर को एज इस कमीशन का, हंटर कमीशन का प्रेसिडेंट बनाया था, यानी कि इस चेयरमैन बनाया था. तो दिस कमीशन केम टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन कंट्री सिंस वुड्स डिस्पैच इन 1854. और ये कमीशन आया था कि जो वुड्स डिस्पैच 1854 को रिव्यू करने के लिए, किस तरह से इसको आगे प्रोग्रेस की जाए, क्या उसमें कोई खामियां हैं, क्या उसमें कोई आगे हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, क्या क्या उसकी रिकमेंडेशंस पे कैसे कैसे हम वर्क कर सकते हैं. हंटर कमीशन बेस था प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को फोकस के उसमें फोकस किया गया था. इसी हंटर कमीशन को हम इंडियन कमीशन बोलते हैं. ठीक है. अच्छा, तो हमने देखा था वुड्स डिस्पैच को हम एक और नाम से जानते हैं. क्या नाम से जानते हैं?
यस, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश। अच्छा, एक और नाम है उसका, क्या नाम है उसका? कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियन एजुकेशन। अब हंटर कमीशन का हमने एक और नाम जाना है। क्या नाम जाना है इसका हमने? इंडियन कमीशन 1882। इट इज़ द फर्स्ट कमीशन हु डिसेंट्रलाइज द प्राइमरी एजुकेशन। ये पहला ऐसा कमीशन था जिसने प्राइमरी एजुकेशन की जो मतलब इसमें जो डेलीगेशंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उसको डिसेंट्रलाइज कर देता कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस तरह से होगी और इसको हम फंक्शंस इस तरह से करेंगे। तो प्राइमरी एजुकेशन पे इसने बहुत अच्छे से यहाँ पे वर्कआउट हुआ था। बेसिकली एक इसमें देखा जाए हंटर कमीशन, इंडियन कमीशन में दो चीज़ें सामने आई। वुड्स डिस्पैच को रिव्यू करना, सेकंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन पे बेस था, थर्ड इसमें क्या किया गया, प्राइमरी एजुकेशन को डिसेंट्रलाइज किया गया। नेक्स्ट इज दिल्ली कमीशन। नाइनटीन 1902। अब दिल्ली कमीशन 1902 में क्या था, इसमें इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की कंडीशन सुधारनी थी। प्राइमरी सेकेंडरी पे वर्क हो गया था इंडियन कमीशन के अंडर, बट अब बात थी यूनिवर्सिटीज़ की। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को देखा गया 1902 में। लॉर्ड कुर्जन अपॉइंटेड रैली कमीशन अंडर सर थॉमस रैली। देखिए, कोई ना कोई ब्रिटिशर होता है जो कि एजुकेशन कमीशन जो चल रहे होते हैं उसके लिए कोई चेयरमैन ढूंढता है, वो उसको अपॉइंट कर देता है। तो यहाँ पर जो ब्रिटिशर था तब उसका नाम था लॉर्ड गुर्ज। उसने रैली कमीशन के लिए सर थॉमस रैली को अपॉइंट किया था। देखिए, जो कमीशन, कोई भी कमीशन पहले का नाम पहले ही सोचा जाता है, नाम तो बाद में ही निकल के आ रहा है रैली, क्योंकि वो तो उसका जो प्रेजाइडेड है, उस प्रेजाइडेड ओवर बाय थॉमस रैली है, तो उसका नाम रैली कमीशन पड़ गया। ठीक है, तो दिस बिल व्हेन बिकम एन एक्ट इट वाज कॉल्ड इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। ये जो बिल था इसको एक्ट भी बनाया गया जिसका आगे चल के नाम पड़ा इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904। 2 साल लग गए इसको आगे पास करने में, इस बिल पे काम करने में, तो उसको आगे बोला गया इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904। इसमें लाइब्रेरी को इम्प्रूव किया गया और यूनिवर्सिटीज बनाई गई, टीचर्स को ट्रेन किया गया। वाओ, राइट। नेक्स्ट इज सेडलर कमीशन, जिसको हम बोलते हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी 19 कमीशन 1917। ब्लैक भी ले लेते हैं। सेडलर कमीशन 1917। इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। और अब इसके चेयरमैन या फिर प्रिजाइडेड ओवर बाय कौन था? इस सैडलर कमीशन, तो सैडलर कोई ना कोई होगा। माइकल ई सैडलर, डॉक्टर माइकल ई सैडलर थे, वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स। देखिए, यही हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे। ओके, द कमीशन अपॉइंटेड टू रिव्यू ओवर कलकत्ता यूनिवर्सिटी। कलकत्ता में जो यूनिवर्सिटी बनाई थी, अच्छा मैंने बताया था कि 3 जगह यूनिवर्सिटी खोली गई थी मैग्ना कार्टा के तहत। क्या आपको याद है? तो 3 यूनिवर्सिटीज़ थी जहाँ खोली गई थी, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। कौन सी ईयर में? 1857 में। तो अब सैडलर कमीशन जो आया वो कोलकाता में जो यूनिवर्सिटी थी उसको रिव्यू करने के लिए आया था। ये कमीशन इसलिए ही बना था। इस कमीशन ने रिकमेंड किया 10+2+3 पैटर्न ऑफ एजुकेशन, जो आप अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं। 10th+2 12th+3, जो हम आगे ग्रेजुएशन करते हैं। पर्दा स्कूल वर इस्टेब्लिश्ड फॉर मुस्लिम गर्ल्स। अब मुस्लिम गर्ल्स के लिए भी भाई पर्दा स्कूल
स्कूल बनाया गया। इंटरमीडिएट क्लासेस वर सेपरेटेड फ्रॉम। अच्छा, ये आप देखें तो हमारे देश आज़ाद होने से पहले ही ये सब चीज़ें हो रही थी। कैन यू जस्ट सी दैट कि उसके पहले भी मुस्लिम गर्ल्स को, पुअर्स को, उनको यहाँ पे स्पेस मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे SC ST का इतना जिक्र नहीं है। आई एम श्योर कि उनकी कंडीशंस यहाँ बहुत बुरी होगी। एक बार को पुअर को शायद जगह मिल जाए, बट SC ST को मिलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि धीरे धीरे करके ही ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। पहले रिच पे वर्क हुआ, उसके बाद भी पुअर्स में वर्क हुआ, उसके बाद पर्दा स्कूल आ गया। मतलब मुस्लिम गर्ल्स के लिए स्पेसिफिक बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं हर एक कौन सा सेक्शन छूट रहा है हम नहीं कह सकते हैं। इंटरमीडिएट क्लासेस वर सेपरेटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज़। इंटरमीडिएट क्लासेस हमें पता है, मतलब जो 10th 12th की क्लासेस होती है उनको अपनी यूनिवर्सिटी से अलग कर दिया। It opinioned in improvement of secondary education was essential for the improvement of university education. उन्होंने बोला कि अगर आपको यूनिवर्सिटी की एजुकेशन सुधारनी है तो आपको पहले सेकेंडरी एजुकेशन की सुधार करो। प्रॉपर डिवीजन बिटवीन यूनिवर्सिटी एंड सेकेंडरी कोर्सेज। आप भाई 12th क्लासेस तक को की पढ़ाई पहले सुधारो, उसके बाद ही यूनिवर्सिटी की पढ़ाई बच्चे अच्छे कर पाएंगे। तो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए आप पहले की प्रॉपर डिवीजन करो इन दोनों का, कौन सा लेवल कहाँ तक है, उनकी बुक्स वगैरह एजुकेशन या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसेंट्रलाइज करो अच्छे से, और उसके बाद ही हम यूनिवर्सिटी पे आके वर्क कर पाएंगे। ओपन न्यू टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट इज इंटरमीडिएट कॉलेजेस। उन्होंने इंटरमीडिएट कॉलेजेस भी अलग उन्होंने खोले। अच्छा, तो हायरार्की थी। पहले हमने देखा प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी। तो भाई कॉलेजेस में मतलब एक तरह से देखा जाए तो कॉलेजेस में ही पहले इंटरमीडिएट की पढ़ाई होती थी। इंटरमीडिएट पहले एक ही स्कूल में नहीं था, इंटरमीडिएट पहले अलग अलग से कॉलेजेस थे उसके लिए भी। वो तो बाद में जाके अब स्कूल में ऐड कर दिया गया। ओके, तो कितने और कमीशंस हैं, कमिटीज़ हैं? 1 2 3 कमिटीज़ हैं प्री इंडिपेंडेंस। बस 3 रह गई है। अगर ऐसे में समझ नहीं आ रहा है देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड बता सकते हैं कि इसके लिए अगर कोई रिटर्न में अगर आपको नोट्स चाहिए या फिर समथिंग लाइक दैट मटेरियल, देन आई प्रोवाइड इट एज वेल, या फिर उसमें हम डिस्कस भी कर लेंगे। बट यू विल हैव टू टेल मी दैट यू आर इंटरेस्टेड। अदरवाइज द सेशन इज इन लेक्चर फॉर्म, देन आई दैट सूट्स मी बेटर। नेक्स्ट इज हार्टोग कमिटी 1929। एक बार सारे का सारे टॉपिक्स हो जाए उसके बाद हम क्वेश्चंस देंगे। ये कमेटी हमारी प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड थी। इन प्राइमरी एजुकेशन कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्टेज, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैग्नेशन, कॉज ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन वाज डिस्कस्ड। इससे बात उठी कि ये भाई हार्टोग कमीशन बेसिकली प्राइमरी एजुकेशन के बारे में था। वेस्टेज क्या होती है? द प्री मैच्योर विड्रॉल ऑफ चिल्ड्रन एट एनी स्टेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन। अगर हम किसी भी बच्चे को उसके प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करने से पहले ही बच्चे को अगर स्कूल से निकाल रहे हैं, उसको हम वेस्टेज बोलते हैं। स्टेग्नेशन क्या होता है? द रिटेंशन ऑफ अ चाइल्ड इन द सेम क्लास। अब बच्चा स्कूल जा रहा है, उसको उसके पेरेंट्स विड्रॉल नहीं कर रहे हैं, बट वो बच्चा उसी क्लास में लटका है, पास नहीं हो पा रहा है। तो उसके कारण क्या क्या हैं, ये सभी चीज़ें हार्टोग कमेटी में डिस्कस किए गए थे। क्लियर? नेक्स्ट इज वारदा स्कीम ऑफ एजुकेशन। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वारदा स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937। तो इस एजुकेशन को जो गाइड कर रहे थे, इस स्कीम को, वो महात्मा गांधी जी थे। इट्स अ बेसिक एजुकेशन स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय जाकिर हुसैन कमेटी इन अक्टूबर 1937 इन महाराष्ट्र। 1937 अक्टूबर को ये जाकिर हुसैन की कमेटी थी, जिसमें जो कि महाराष्ट्र में कंडक्ट हुई थी। ये बेसिक एजुकेशन के ऊपर बात थी, इसकी में बेसिक एजुकेशन को लेकर डिस्कस किया गया था। प्रिंसिपल क्या थे इस स्कीम के? लर्निंग बाय डूइंग। देखो इसके चेयरमैन जाकिर हुसैन थे, बट इसमें जो गाइडेंस लेते हैं ना, मतलब किसको क्या चीज़ है, किसी की फिर भी हम सुनते हैं किसको कैसे लेना चाहिए क्या नहीं,
जिसमें गाइडेंस में महात्मा गांधी जी की थी। जैसे प्रिंसिपल था मेन कि लर्निंग बाय डूइंग मेथड से ही हम बच्चों को पढ़ाएंगे। टू मेक एवरी सिटीजन सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ रिलायंट, हमें इस तरह की एजुकेशन हमें लेके आनी है जिसमें लोग आत्मनिर्भर बने। इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, हम लोगों के हाथ में उनका हुनर दें, कला दें, क्राफ्ट दें, जैसे वो लोग जीविका के ऊपर उन्होंने बात की। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स। सो जो ये जो बुनियादी शिक्षा के ढांचे हैं ना, समझ लो पिलर्स, ये यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट देना, सेल्फ रिलायंट हमारा हर एक सिटीजन को बनाना, मदर टंग हमारा इंस्ट्रक्शन होगा, मीडियम का जो पढ़ाई का जो इंस्ट्रक्शन होगा, मीडियम होगा, वो हमारा मदर टंग होगा। वोकेशनल एजुकेशन को हमारा करिकुलम में जोड़ा जाए। वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है, जिसमें बच्चा कुछ सीखे और अपना जीविका का माध्यम बन पाए। और इसी स्कीम को उसको हम नई तल्लीम बुनियादी शिक्षा बोलते हैं। That's very important was the scheme of education that conducted in 1937. And the last scheme policy commissions conducted in 1944, that is Sargent Report. 1944। तो इस रिपोर्ट के अंडर प्री प्राइमरी, प्राइमरी, हाई स्कूल, इसको 3 पार्ट में आने की डिवाइड किया गया जो एजुकेशन थी। प्री प्राइमरी 3 से 6 वर्ष, प्राइमरी 6 से 11 वर्ष, हाई स्कूल 11 से 17, जो आज भी हम देखते हैं। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 6 से 14 जो पहले वार्डा स्कीम थी वो आगे भी चली। इन्होंने बोला कि जूनियर बेसिक्स 6 से 10 साल, सीनियर बेसिक्स 11 से 14 साल के बच्चे होंगे। यानी कि 14 साल तक, ये 6 से 14 साल के बच्चों को सीनियर बेसिक्स तक उनको पढ़ाई जो है फ्री में मिलेगी। यानी आप सिर्फ इतना कह सकते हो 15, 16, 17, 8th क्लास तक उनकी एजुकेशन फ्री है। पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट स्कीम्स क्या क्या थी? अच्छा, इसमें इस स्कीम के अंडर जो वॉर के होने के बाद जो एजुकेशन में किस तरह से डेवलपमेंट करनी है वो स्कीम जोड़ी गई। इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी? यूनिवर्सिटी की एजुकेशन के बारे में, टेक्निकल, वोकेशनल, इंडस्ट्रियल एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एडल्ट एजुकेशन किसने बताई? तो सर्जेंट रिपोर्ट में आई थी। ट्रेनिंग टीचर्स की करवानी है तो किसने बोला? सर्जेंट रिपोर्ट। एक ट्रेनिंग पहले भी था लेकिन वो यूनिवर्सिटी लेवल पे था। जब यूनिवर्सिटी लेवल पे हमने पढ़ा था हमने रैली कमीशन के अंदर पढ़ा था टू ट्रेन टीचर्स, बट ये यूनिवर्सिटी लेवल पे था। बट हम ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स ये बोल रहे हैं जूनियर बेसिक एंड सीनियर बेसिक्स के ऊपर, स्कूल लेवल पर। तो ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स अगर आता है तो हमें सर्जेंट रिपोर्ट को मार्क करना है। एजुकेशन फॉर हैंडीकैप्ड इज दैट्स न्यू एंड यूनिक। ये कहाँ से किसने कॉन्सेप्ट दिया? तो सर्जेंट रिपोर्ट ने दिया था ये। हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स, रिक्रिएशनल एंड सोशल एक्टिविटीज, एजुकेशन में न्यू एक्टिविटीज, तो ये सब कुछ हमारा सर्जेंट रिपोर्ट में था। हमारे रहते हैं सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन डिस्कस करने हमें। मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश किसे बोलते हैं? सो यस, द आंसर इज वुड्स डिस्पैच, 1854। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन कमीशन 1882 का दूसरा नाम क्या है? सो द आंसर इज हंटर कमीशन 1882। ओरिएंटेशनिस्ट कौन थे? So yes, the answer is the people who supported the language should be in classical, that is either Sanskrit or Persian. Downward filtration theory किसने दी थी? विलियम बेंटिक। नेक्स्ट इज 10+2+3 का पैटर्न ऑफ एजुकेशन
किस कमीशन के अंदर आया था? सैडलर कमीशन. ओके, सैडलर कमीशन. नेक्स्ट इज इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, जो सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए आया था, वो कमीशन कौन सा था? सो द आंसर इज रैले कमीशन, 1902. नेक्स्ट, वेस्टेज स्टैग्नेशन की बात किस कमेटी में हुई थी और कब हुई थी? यस, हार्टो कमेटी, 1929. क्या आप मुझे बता सकते हैं नई तालीम स्कीम के अंडर हमने किसकी बात की थी? यस, लर्निंग बाय डूइंग मेथड. और इसको गाइडेंस कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी. चेयरमैन कौन थे? जाकिर हुसैन. और क्या बात की थी? सेल्फ रिलायंट, आर्ट एंड एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, एंड लास्ट वोकेशनल एजुकेशन इन करिकुलम. ओके, द लास्ट क्वेश्चन, सर्जियन रिपोर्ट के अंडर जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन थी उसको किन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया? यस, सो द आंसर इज जूनियर बेसिक्स एंड सीनियर बेसिक्स. और यहीं पर हमारा जो वीडियो है वो एंड होता है. थैंक यू सो मच गाइज.